हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। और मैं हूँ लाल सर, और आज हम फिर आपको एक नए विषय के साथ आज लेकर आए हैं। और आज का विषय है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे BRS भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, 11th क्लास में बैंक समाधान विवरण BRS एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम दोनों में आता है और पूछा जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो मेरा दावा है कि आप इसको करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फटाफट समझ लेते हैं कि बैंक समाधान विवरण क्या है। बैंक समाधान विवरण, देखिए, एक व्यापारिक और एक व्यापारी के यहाँ जो भी लेन देन होता है, दो तरीके से होता है लेन देन। वो दो तरीके से किस तरीके से करता है, पहले तो ये देख लेते हैं कि व्यापारी के यहाँ जो भी लेन देन होगा वो अपने यहाँ पर नकद या चेक से लेन देन करेगा। नकद या चेक। देखिए, जब व्यापार करता है तो उसके लिए बैंक में खाता खोलना जरूरी है। बैंक में खाता खोलने के साथ व्यापारी को बैंक का खाते के साथ साथ उसको चेक बुक भी देता है और एक पासबुक देता है। तो चेक बुक, जैसे किसी को पेमेंट देना है तो चेक से देना। पासबुक जो उसकी लेखे जोखे का विवरण होता है। देखिए, दोनों का व्यापारी अपने यहाँ पर, व्यापारी और बैंक, व्यापारी के यहाँ जो भी विवरण है वो उसके रोकड़ यानी कि कैश बुक में नोट करता है, कैश बुक। और बैंक अपना जो भी विवरण है वो पासबुक में चढ़ाकर नोट करके व्यापारी को देता है और व्यापारी अपने पास रखता है। दोनों के लिए दोनों जगह पर अमाउंट बराबर होना चाहिए कि ये तो तय है। लेकिन कभी कभी जैसे इसकी ज़रूरत, सपोज कीजिए कि मैं किसी निर्धारित तिथि को मैं अपने बैलेंस मिला रहा हूँ कि मेरे बैंक में बैलेंस कितना है। सपोज कीजिए यहाँ पर मेरा 10,000 है और यहाँ पर भी 10,000 है, और जब मैं किसी दिन मिलान करता हूँ, मान लीजिए किसी भी वर्ष में 30 तारीख, 31 तारीख में, सप्ताह में, या 15 दिन में, या महीने में, या साल में जब मिलान करूँगा तो मेरे दोनों जगह बैलेंस बराबर होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 2,000 बैंक में जमा किए, चेक जमा किया, 2,000 मैंने जोड़ दिए, मेरे यहाँ पर जमा करने पर बैलेंस बढ़ता है। देखिए क्या होगा कि 2,000 जोड़ दिया 12,000, यहाँ पर एक समय जब मिलान किया तो पता चला कि यहाँ 10,000 और यहाँ 12,000। क्यों? कारण क्या रहा कि जो मैंने 2,000 का चेक जमा किया निर्धारित तिथि तक इस खाते में जमा नहीं हुआ। तो क्या करूं? इसके बराबर करने के लिए 2,000 जो मैंने जोड़े थे उसको 2,000 को घटा दूंगा तो मेरा बैलेंस जो बराबर आ जाएगा। ठीक, बराबर करना है। सपोज कीजिए मैंने किसी को चेक से भुगतान किया, और चेक से भुगतान करने पर वो पैसा कहाँ लेने जाएगा? बैंक में पैसा लेने आएगा। तो बैंक का बैलेंस मेरा कम होना चाहिए। तो मैंने 1,000 रुपये का चेक से भुगतान किया, चेक से भुगतान, तो चेक से भुगतान करने पर मेरा बैलेंस 9,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि ड्यू डेट पर जब मैं मिलान किया तो यहाँ 10,000 और यहाँ 9,000। कारण क्या हुआ कि जो पैसा मैंने जिसको चेक दिया था वो मेरे खाते में पैसा लेने नहीं आया। और जब नहीं आया, सपोज कीजिए ये चेक काटा, चेक दिया, लेकिन चेक भुगतान लेने नहीं आया। चेक धारी जो चेक वाला है भुगतान लेने नहीं आया, भुगतान हेतु नहीं आया। नहीं आने पर क्या हो गया? जो 1,000 का चेक मैंने यहाँ माइनस किया था यहाँ माइनस नहीं हुआ, तो इसके बराबर करने के लिए जो 1,000 घटाया था उसको बराबर करने के लिए जोड़ दूंगा। तो ये रोकड़ बही के अनुसार और पासबुक के अनुसार दोनों में अंतर कई कारणों से हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने जोड़ दिया और यहाँ नहीं जुड़ा तो अंतर हो गया। तो इसके बराबर करने के लिए मैं अगर ध्यान देना है कि रोकड़ बही के अनुसार अगर हम चलें तो रोकड़ बही में ही सुधार करेंगे, और जब मैं पासबुक के अनुसार चलेंगे तो पासबुक के अनुसार ही पासबुक में सुधार करेंगे। रोकड़ बही के बराबर बैलेंस लाना है। रोकड़ बही में सुधार करते हैं तो बैंक के बैलेंस के बराबर इसमें करना है, और इसके अनुसार चलते हैं तो इसका बैलेंस इसके बराबर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों एक दूसरे को ध्यान में रखना है। इसको करें तो इसको ध्यान रखना है, इसको करें तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, दोनों का बैलेंस बराबर कर। कोई जरूरी नहीं कि जो हो रहा है वो सही है, जरूरी नहीं कि आप सही विवरण बना रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक विवरण वो बना रहे हैं कि दोनों का बैलेंस मिलान करना है।
कोई कंपलसरी कि सही तरीके से आप सही काम कर रहे हैं, ये कोई सही काम नहीं, बल्कि हमने विवरण बनाना है कि दोनों का विवरण बराबर हो जाए। देखिए, दोनों का विवरण बराबर करने के लिए हमने क्या जोड़ घटाना है, घटाना है, वो ही चीज़ को हमने यहाँ पर करना है। तो इन्हीं दोनों के अंतर को सुधारने के लिए जो विवरण बनाते हैं वही बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS कहलाता है। तो इसमें कई कारणों से अंतर हो सकता है। देखिए, किसी कारण से मान लीजिए बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ब्याज देता है, ब्याज देगा तो यहाँ पर 500 रुपया ब्याज दिया, मान लीजिए 500 रुपया जुड़ गया, 10,500 रुपया हो गया। भाई 10,500, 500 रुपया ज़्यादा, इसके बराबर करना है तो मैं 500 रुपया जोड़ दूंगा तो मेरा भी 10,500 हो गया। सपोज कीजिए बैंक ने 100 रुपया बैंक चार्ज काट लिया, 10,400 रुपया, तो मुझे भी 100 रुपया कम करना है तो 10,400 रुपया करना है। तो इसके बराबर करने के लिए यहाँ पर सुधार करना है। तो कई कारणों से हो सकता है, तो वही कारण के आधार पर हमने जोड़ घटाव करना है कि इसमें अगर जोड़ दिया, इसमें नहीं जुड़ा तो इसमें घटाएंगे, इसमें घट गया और इसमें नहीं घटा तो मैं भी घटाऊंगा, इसमें जुड़ गया इसमें नहीं जुड़ा तो मैं भी जोड़ूंगा बराबर करने। तो इस तरीके से हमने क्या देखना है कि दोनों का बैलेंस हमें बराबर करना है। रोकड़ बही के अनुसार जब चलेंगे तो इसका जो बैलेंस लास्ट में आएगा वो संभवतः पासबुक का एक अनुमानित बैलेंस कि यहाँ पासबुक में इतना बैलेंस होना चाहिए। रोकड़ बही के अनुसार पासबुक का बैलेंस, अब पासबुक के अनुसार चलेंगे तो रोकड़ बही का बैलेंस ज्ञात होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और होता है। सपोज कीजिए कि देखिए कैश बुक और पासबुक, कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, इसे का डेबिट बैलेंस या फिर इसको कहा जाता है फेवरल बैलेंस, फेवरल बैलेंस। ठीक है, और ये भी इसे क्रेडिट बैलेंस या फेवरल बैलेंस, फेवरल बैलेंस यानी कि एक अनुकूल बैलेंस, फेवरल बैलेंस या डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किस में, देखिए जब हम बैंक कोई भी लेन देन व्यापारी करता है तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड, बैंक के डेबिट साइड पर बैंक कॉलम में जमा करता है, पासबुक में क्रेडिट साइड पर। पासबुक क्या होता है, आप क्रेडिट है, इसके अनुसार क्या है कि व्यापारी कौन हुआ, लेनदार, बैंक कौन हुआ, देनदार। तो बैंक के पास मैं जमा करूंगा तो डेबिट, तो डेबिट में क्या होगा प्लस और क्रेडिट में माइनस। यहाँ पर क्या होगा, व्यापारी की रोकड़ बही में क्रेडिट साइड माइनस होगा और डेबिट का मतलब उसमें प्लस होगा। तो ये चीज हमारे पास इसी तरीके से एक और आता है। कभी कभी ये तो हुआ हमारा कि जमा राशि से कितना पैसा जमा उसी के अंडर में हमने आहरण कर रहे हैं, लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कभी कभी जमा राशि से ज़्यादा विड्रॉ कर देते हैं। तो ज़्यादा विड्रॉ करना तो उसे कहा जाता है अनफेवरेबल अमाउंट। यहाँ पर क्या हो गया, कैश बुक और पासबुक में इसी का उल्टा हो जाता है, कैश बुक और पासबुक में, यानी कि यहाँ क्रेडिट बैलेंस और ये हो जाता है डेबिट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब अनुकूल शेष नहीं है, यहाँ जमा से ज़्यादा पैसा निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस और ये प्लस हो जाएगा, उल्टा चलता है। यहाँ पर डेबिट कैश बुक के अनुसार और क्रेडिट पासबुक के अनुसार, और यहाँ कैश के अनुसार क्रेडिट बैलेंस और पासबुक के अनुसार डेबिट बैलेंस। यहाँ ओवरड्राफ्ट, इसे अनफेवरेबल भी कहा जाता है और ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट जमा किए गए राशि से ज़्यादा पैसा आहरण करना, विड्रॉ करना, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल या फिर कैश बुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका बैंक और कैश बुक का अंतर होने पर जो विवरण बनाया जाता है वो बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है। जिस कारण से भी अंतर हो उसी कारण के अनुसार हमने जोड़ घटाव करना है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो आज आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम इसी सवाल को
न्यूमेरिकल के सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।